Today's lecture is about chemistry और केमिस्ट्री के जो फर्स्ट टू टॉपिक्स हैं, जो फर्स्ट टू चैप्टर्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर में। द फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के हमारे मेजर पोर्शन जो है वो इनऑर्गेनिक का होता है और मोस्टली पोर्शन जो है ना हमारा ऑर्गेनिक का जो है वो इंक्लूडेड होता है। वेदर इट इज़ द MD-CAT और AFNS, दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों चीज़ों में हमारा ऑर्गेनिक का पोर्शन और इनऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड होते हैं और उसके सिलेबस जो है ना बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती है उसकी। तो इसमें से भी हम लोग जो जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर AFNS एज वेल एज MD-CAT, तो हम उनको कवर करेंगे। जी, बेसिक केमिस्ट्री है फर्स्ट। आज वाले लेक्चर में दो हम चैप्टर्स जो है ना कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करें, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड अदर वन इज़ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सिंपल चीज़ें ये आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो इजीली हम इसको ज़रा थोड़ा सा स्पीडली कवर करेंगे। सबसे पहले बेटा केमिस्ट्री में हम जो सबसे पहले पढ़ते हैं इट इज़ द एटम के बारे में हम पढ़ते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए जैसे ब्रिक्स रिक्वायर होती हैं हमें, तो हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग जो है वो इन ब्रिक्स को मिलाकर या ब्रिक्स जो हैं वो एज अ यूनिट काम कर रहे हैं इधर। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट को जिनको आप एक स्ट्रक्चर में या एक शेप देते हैं, देन वी गेट द बिल्डिंग। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल यूनिट जिससे वो बिल्डिंग बन रही है, दीज आर द ब्रिक्स। तो हमारी बॉडी में या हमारी यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीज़ें हैं दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज़ नोन एज एटम। ठीक है, तो अगर एटम की हम डेफिनेशन देखें, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। इसकी दो मेजर प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कि ये अकेला भी रह सकता है या फिर नहीं भी रह सकता। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब अगर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली की बात करें कि जो एग्जिस्ट करते हैं एटम्स इंडिपेंडेंटली विदाउट मेकिंग बॉन्ड्स विद अदर्स, जो कि अकेले एज अ मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक किसे कहते हैं? मोनो मीन्स वन एंड एटॉमिक मीन एटम, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम होगा तो उसको हम मोनोटॉमिक कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि नोबल गैसेस जो हैं वो हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है और इसी तरह से उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। तो इस वजह से उनको किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ या फिर उसके साथ एटम के साथ बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। दे आर स्टेबल इन देयर ओन सेल्फ। ठीक है, तो एटम जो है जो खुद इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, दे आर द नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस हमारे पास ग्रुप 18 को बिलोंग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास हैं नोबल गैसेस एंड दे कैन लिव इंडिपेंडेंटली। बाकी जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर वो क्या करती हैं? दे मेक बॉन्ड्स। वो दूसरे एटम्स के साथ मिलकर अपनी बॉन्डिंग जो है मुकम्मल करती है।
और बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि क्या कर सकें, टू बिकम स्टेबल। स्टेबिलिटी गेन करना जो है ना वो आपका एटम का एक मेन रोल है या मेजर पर्पज़ है। अब देखिए मोनोटॉमिक गैसेज या नोबल गैसेज जो हैं वो दूसरों के साथ बॉन्ड इसलिए नहीं बनाती बिकॉज दे आर इन इटसेल्फ स्टेबल, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो लेकिन जो बाकी होते हैं उनके वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, सो दे मेक बॉन्ड्स वेदर दे दीज बॉन्ड्स आर आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डिफरेंट बॉन्डिंग के ज़रिए से वो अपने आप को क्या करने की कोशिश करते हैं, स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के आइटम के अंदर इट हैज़ वन प्रोटॉन ओनली, ठीक है, एंड एक ही क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्टेबल होने के लिए आपके पास दो रूल्स होते हैं, या तो हमारे पास होता है जी डुप्लेट रूल और दूसरा कौन सा होता है, ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल का मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपने कंप्लीट रखने हैं या पूरे करने हैं अपने वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल कहते हैं जो सबसे लास्ट वाला जो शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहते हैं। एंड ऑक्टेट रूल क्या होता है कि आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट रखना है अपने वैलेंस शेल में। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। तो वो क्या करता है, वो बजाय इसके के साथ और इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिले, वो एक और हाइड्रोजन के साथ मिलता है जिसके पास सेम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये दोनों जो है जब मिल जाते हैं और ये एक तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को दरम्यान में रख के शेयरिंग का बॉन्ड बना लेते हैं। तो अगर हम इसको तरफ से काउंट करें तो फिर भी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए इसके, और अगर इसकी तरफ से काउंट करते हैं तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। यानी कि एक तरह से इन्होंने अपनी स्टेशनरी जो है ना, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो अगर किसी के पास कोई चीज़ नहीं होती तो फिर वो दूसरे से कैरी करता है या फिर मंगवाता है, तो अपने फ्रेंड से लेता है। तो अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं तो फिर वो सेंटर में रख देते हैं और आप वो कहते हैं कि हाँ आप भी यूज़ कर लो, मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। तो यही आपकी जो है ना वो शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स इधर हो रहा है, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या किया इसने, हाइड्रोजन ने अपने डुप्लेट रूल को पूरा करने के लिए बॉन्ड जो है वो बनाया है और उस तरह से रिएक्ट किया है, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारे पास एटम के भी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम देखते हैं जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब मीन्स छोटे वाले या फिर स्मॉलर, कि एटम से भी छोटे जो साइज़ के हमारे पास पार्टिकल्स हैं, जो एटम जिनके एटम के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं जो एटम से भी स्मॉलर इन साइज़ हैं, तो वो कौन कौन से हैं। मेजर आपके पास जो हैं वो 3 होते हैं, और उसके अलावा भी हमारे पास हैं द फंडामेंटल 3 आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन तीनों को हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से हैं तो वो ये 3 हैं। जबकि इनके अलावा अगर हम कहते हैं न्यूट्रिनो, इसी तरह से पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो आपके पास दे विल बी इंक्लूडेड इन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर देन एटम एंड दे आर रिजाइडिंग इनसाइड द एटम। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये आपके पास होता है जी न्यूक्लियस एटम का। एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें भी हम इसको डिस्कस करेंगे। और हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो मेनली एलिमेंट है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि जो बाकी ऑर्बिट होता है या शेल होते हैं उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं ठीक है। बाकी जितने भी होते हैं वो भी आपके पास इनसाइड द न्यूक्लियस ही डील कर रहे होते हैं, रिजाइड कर रहे होते हैं। इस वजह से उनको हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, बिकॉज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इस वजह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी वर्ड यूज़ किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूविंग ऑन।
एक डायग्राम है, देखें हमारे पास मैटर किसे कहते हैं, एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। दो कंडीशंस होनी चाहिए, हर वो चीज़ जिसके पास क्या है, मास है और वो जगह घेरे, ऑक्यूपाइज स्पेस, तो उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर की दो टाइप्स हैं बेटा, मैटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक हमारे पास आ जाती है प्योर मैटर। प्योर मैटर आपका होता है जिसको हम वर्ड बॉल यूज़ करते हैं सब्सटेंस, जबकि जो इम्प्योर मैटर है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मिक्सचर। ठीक है, अच्छा इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इसकी फिक्स कंपोजिशन होती है, जबकि मिक्सचर की एज सच कोई फिक्स रेशो या फिक्स कंपोजिशन, नो फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। इसमें चीज़ें मिक्स होती हैं बस ऐसा, जैसे सैलड है तो आपने वो कोई प्रॉपर मिकदार में नहीं आप चीज़ें डालते, बस ऐसे ही मिक्स कर देते हैं, इसको हम मिक्सचर कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस भी बेटा हमारे पास नेक्स्ट आते हैं ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कंपाउंड एंड द अदर वन इज एलिमेंट। कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे कैन बी ब्रोकन डाउन, जिनको आप तोड़ सकते हो और दूसरे कंपोनेंट्स में, तो दीज आर द कंपाउंड्स। जबकि एलिमेंट्स को आप तोड़ नहीं सकते, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। और एलिमेंट्स की आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, थ्री टाइप्स के एलिमेंट्स हमारे पास मेजर होते हैं। दीज आर द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। ठीक है, मेटल्स जो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और मेटालॉइड्स इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ के जो दरमियान में आ रहे हैं, या फिर हैविंग बोथ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, तो वो हमारे पास मेटालॉइड कहलाते हैं। जबकि अगर मिक्सचर की क्लासिफिकेशन देखें बेटा हम लोग, तो मिक्सचर इज़ होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें आपकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है परसेंटेज के लिहाज से, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपके पास कोई यूनिफॉर्म मिक्सचर कंपोजिशन नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, और होमोजीनियस में आपके पास नेक्स्ट एक और टर्म बनती है, इट इज़ ट्रू सॉल्यूशन। ये हम लोग इनके बारे में डिटेल से जो है ना बाकी चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एंड हेट्रोजीनियस के आपके पास जो है ना वो दो टाइप्स बनती हैं। फर्स्ट वन इज़ द कोलाइड एंड द सेकंड वन इज़ द सस्पेंशन। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारे पास क्लासिफिकेशन है। बेटा माइक क्लोज कर बंद कर दें। मैटर की दो टाइप्स हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर आपके पास मैटर जो है वो सब्सटेंस कहलाता है जिसकी फिक्स कंपोजिशन होती है, मिक्सचर की कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। एंड देन द सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स दैट कैन बी ब्रोकन डाउन, जिसको हम आगे जो है ना वो तोड़ नहीं सकते। एलिमेंट जो है वो वही रहेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ही रहेगा, हाइड्रोजन है देन इट इज़ हाइड्रोजन। जबकि कंपाउंड जो है वो तोड़ा जा सकता है, जैसे H2 आपके पास एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल है तो फिर उसको H और O में अलग अलग किया जा सकता है। एलिमेंट्स हैव थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेते हैं, नॉन मेटल्स जो है ना वो
आपके पास गेन करते हैं मोस्टली, और इनमें जो है ना वो दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक तरह से उसमें मिक्स होती हैं मेटलॉइड्स में, ठीक है। एंड अदर वन इज़ द मिक्सचर। मिक्सचर के आपके पास दो टाइप्स हैं, द फर्स्ट वन इज़ द होमोजेनियस मिक्सचर एंड द सेकंड वन इज़ द हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस के आगे टाइप है ट्रू सॉल्यूशन एंड द हेट्रोजेनियस वन इज हैज़ कोलाइडल सॉल्यूशन एज वेल एज सस्पेंशन। कोलाइड की आपके पास एग्जांपल होती है मिल्क या जेली, एंड सस्पेंशन हैज़ जैसा कि पेंट होते हैं, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन आपके पास जैसे आपने कोई भी चीज़ उसके अंदर हल की है, सॉल्ट इन वाटर या फिर शुगर इन वाटर, इस तरह से वो आपकी सॉल्यूशन की कैटेगरी में बिलोंग करता है। मूविंग नेक्स्ट, अब आज बेटा हमारे पास आइंस किसे कहते हैं। आइंस बेटा हमारे पास उसको कहते हैं कि जब एक एटम जो है वो या एलिमेंट जो है, व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, वो या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, या फिर क्या करेगा, गेन करेगा, देन इट इज़ नोन एज आइन। अच्छा, अब लूज़ कब करेगा, गेन कब करेगा, तो आपने देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद उसमें कौन कितनी है। अगर तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास वैलेंस शेल में वो 4 से कम है, तो फिर वो क्या करेगा जी, लूज़ करेगा, बजाय इसके के 7 या फिर 8 जितने भी हैं वो उसको गेन करे, वो क्या करेगा, उन 3 को या 2 को या 1 को वो लूज़ कर देगा ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। इसी तरह से अगर किसी के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 4 से ज़्यादा हैं, तो फिर वो क्या करेगा, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन। जैसा कि 7 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास हैं तो वो क्या करेगा, उस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ताकि वो क्या बन सके, 8 इलेक्ट्रॉन्स बन सके। इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास है तो उन दोनों को वो क्या कर देगा, लूज़ कर देगा, ताकि पीछे वाली जो चीज़ है वो तो उसकी एक तरह से स्टेबल हो सके। जो 4 वाला है वो शेयरिंग करता है, जिसके एग्जैक्टली 4 होते हैं वो शेयरिंग से काम लेता है, वो ना तो लूज़ करेगा ना ही गेन करता है, जैसा कि कार्बन की एग्जांपल है। तो कार्बन जो है वो चारों बॉन्ड्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स जो है ना वो करता है, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स जो आइंस हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ द कैटाइन एंड द सेकंड वन इज़ द एनाइन। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब एक एटम जो है लूज इलेक्ट्रॉन, तो आपको मैंने शुरू में बताया कि प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तादाद क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 प्रोटॉन थे और 10 ही क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो अगर किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और प्रोटॉन तो उतना ही है, तो इसका मतलब ये है कि 10 प्रोटॉन्स दे आर ग्रेटर दैन द 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से 10 प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इट इज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन, ऑन दैट एटम। उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको हम कहते हैं जी कैटाइन। जबकि एनाइन में क्या करता है, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा का मतलब नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को आने को हम कहते हैं जी एनाइन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है इसमें से कि जो कैटाइन है, जब वो उसका एक पेरेंट एटम है, यानी जो पहले वाला एटम था वो आपके पास पेरेंट एटम होता है, ठीक है, और जो उससे बन रहा है वो आपके पास डॉटर एटम कहलाता है। तो जो कैटाइन बना है इसका एटॉमिक साइज
इट इज़ लेस देन दैट ऑफ पेरेंट एटम हमेशा। तो कैटाइन का साइज़ जो है, द साइज ऑफ कैटाइन इज़ ऑलवेज लेस देन द पेरेंट एटम, क्योंकि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया तो फॉर एग्जांपल जो है ना, एक शेल ये था और ये शेल जो है ना दूसरा ये वाला था। पहले वाले में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं। और फॉर एग्जांपल ये सोडियम आपके पास है 11 इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए और तीसरे में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो बजाय इसके कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करके गेन करके जो है ना 8 पूरे करे, वो क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को जैसे रिमूव कर देता है। तो जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन वाला जो है वो आपके पास सिर्फ शेल रह जाएगा। तो वो ये पूरा का पूरा शेल क्या हो जाएगा, जैसे रिमूव हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के निकलने से। तो इस वजह से जो आपका कैटाइन का साइज़ है, इट इज़ रिड्यूस्ड एंड इट इज़ डिक्रीज एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट एटम। जबकि एनाइन में इसके उलट होगा। एनाइन में क्या होगा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है तो न्यू एंड न्यू शेल्स आर एडेड। तो जब न्यू शेल्स आर ऐड हो रहे हैं तो फिर उसके बाद पेरेंट एटम जो है उससे एनाइन का साइज़ जो है वो क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर। ठीक है, तो ये आपके पास था डिफरेंसेस का। इसी तरह से एक और इसकी डिफरेंस है कैटाइन और एनाइन का। और वो ये है कि कैटाइन जो है, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। कैटाइन जब भी बनता है तो वो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, जबकि एनाइन जब भी बनता है इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हाट डज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक मीन्स? एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, हीट इज एब्जॉर्ब। जबकि एनाइन में क्या होता है, एक्सो मीन्स आउट, तो हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक हीट अब्जॉर्ब या हीट रिलीज क्यों हुई है, इसकी रीज़न ये है बेटा, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे सेम वही सोडियम के अगर हम एग्जांपल लें तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 8 इलेक्ट्रॉन बाद में है, और इस शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्स्ट्रा मौजूद है। तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर होगी, हमें इसको देनी पड़ेगी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम, वो आपके पास एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो एनर्जी हमें रिक्वायर होगी, देनी होगी, तो वो एनर्जी उसने दी और उसने जो है इट इज़ अब्जॉर्ब। जबकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, पहले से जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको रिपेल करेंगे आने के लिए, तो हमें जो है ना एनर्जी या हीट जो है वो देनी पड़ेगी, यानी एनर्जी देंगे, एनर्जी हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब एनर्जी हमें देनी पड़ेगी और जो हीट है इट इज़ रिलीज इन दिस रिएक्शन। ठीक है, देन मूविंग ऑन, मॉलिकुलर आयन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू बनते हैं मॉलिकुलर आयन से रिलेटेड, कि जब एक मॉलिक्यूल जो है वो कैटाइन या एनाइन बनता है, यानी कि मॉलिक्यूल क्या करे, लूज़ या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन कर ले। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, उधर हमने एटम की बात की थी, एलिमेंट की बात की थी, लेकिन जब एक मॉलिक्यूल एज अ होल जो है वो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में इन्वॉल्व हो जाए, देन इट इज़ मॉलिकुलर आयन। तो इसकी एग्जांपल क्या क्या है, कैटाइनिक मॉलिकुलर आयन कौन से होते हैं, एंड द अदर वन इज अनायनिक मॉलिकुलर आयन। तो कैटाइनिक की एग्जांपल आपके पास CH4, मीथेन का जो है ना अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, CO पॉजिटिव,
कार्बन मोनोऑक्साइड का आयन। इसी तरह से N2 पॉजिटिव, ठीक है, ये आपके पास कैटायनिक आयन्स हैं। और N2 नेगेटिव 2, O2 नेगेटिव 2, O2 नेगेटिव, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं ऑफ एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन्स। इफ़ अ मॉलिक्यूल एज अ होल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन दैट इट बिकम्स अ मॉलिक्यूलर आयन, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और इसी तरह से अनायनिक हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कैटायनिक जो मॉलिक्यूलर आयन है दे आर ग्रेटर इन नंबर एज कम्पेयर टू अनायनिक आयन। कैटायनिक जो है वो आपके पास दे आर ग्रेटर इन नंबर, ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं एज कम्पेयर टू द एनायनिक वंस। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइसोटोप्स, जो कि हमने फिजिक्स में भी लास्ट टाइम पढ़ा था, तो इजीली हम इसको ज़रा कवर कर लेते हैं। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट, द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास सेम होंगे, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूट्रल एटम में दे आर द सेम। मास नंबर किसे कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को अगर आप प्लस कर लें तो देन इट गिव्स द मास नंबर। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सिमिलैरिटीज़ देखें कि आइसोटोप्स में और डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं इन दोनों में। सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं कि इनका एटॉमिक नंबर एक तो सेम है, तो हमने कहा कि उससे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो गए। इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो गई, कि जो इलेक्ट्रॉन्स को जिस तरतीब में रखा जाता है उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे पास सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी? उनकी सेम होगी। एंड एज वेल एज पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ये भी क्या होगी? आइसोटोप्स की सेम होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने ये फिजिक्स में पढ़ा था कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स के सेम होने से कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती हैं? जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट दे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स पर ये डिपेंड करती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देज आर ऑल्सो सेम। ठीक है, तो ये थी सिमिलैरिटीज़। अब अगर हम बात करें डिससिमिलैरिटीज़ के बारे में इन आइसोटोप्स, या फिर हम कह लें डिफरेंसेस, क्या क्या होते हैं? तो नंबर 1, उनका मास नंबर डिफरेंट है। नंबर 2, मास नंबर क्यों डिफरेंट था? ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या थी उनमें? डिफरेंट थी। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम थे। और न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो आपको डिटरमिन करता है जी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को। तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हुई? डिफरेंट हुई, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की तादाद भी डिफरेंट है। एंड फोर्थ वन इज़ इनकी हाफ लाइफ भी क्या होती है? डिफरेंट होती है हर एक की। एंड रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका डिफरेंट आइसोटोप्स डिफरेंट रेट पर आपका रिएक्शन देते हैं। दीज आर द डिफरेंसेस इन द आइसोटोप्स। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक टेबल है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं कि आइसोटोप और उसकी एग्जाम्पल। जैसा कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन देखें, मोनो आइसोटोपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमडीकैट के हवाले से भी है। मोनो आइसोटोपिक मीन्स
कि जिसमें वन आइसोटोप ऐसा एलिमेंट जिसके सिर्फ और सिर्फ एक आइसोटोप होते हैं। तो बेटा कौन कौन से होते हैं वो आपने याद रख लेने हैं, फ्लोरीन, आयोडीन, एस्टाटीन, गोल्ड का जो है ना बहुत मरतबा पूछा जाता है, और इसी तरह से सोडियम Na। आगे चलते हैं, डाई आइसोटोपिक एलिमेंट्स, डाई मीन्स 2, जिनके दो आइसोटोप्स होते हैं, एंड दैट इंक्लूड्स बिस्मथ, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। नंबर 3 इज ट्राई आइसोटोपिक। ट्राई आइसोटोपिक एलिमेंट्स में आपके पास नियॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एंड देन टेट्रा आइसोटोपिक। टेट्रा आइसोटोपिक जिसके 4 आइसोटोप्स होते हैं, दैट इज ओनली सल्फर। देन नेक्स्ट इज पेंटा आइसोटोपिक, एंड दैट इज निकल जिसके 5 आइसोटोप्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज हेक्सा आइसोटोपिक, ये हमारे पास कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम एंड प्लेडियम। देन नैनो आइसोटोपिक, नैनो मीन्स 9, तो कैडमियम आपके पास होता है, ठीक है। और इसी तरह से अंडे का आइसोटोपिक, डेका मीन्स 10, लेकिन डेका इट मीन्स 11 आइसोटोप्स। टिन, एंड देन लास्ट हेक्साडेका आइसोटोपिक। हेक्साडेका में कितने होंगे, 16 होंगे। हेक्सा मीन्स 6 और डेका में मतलब 10, 10 और 6 16। तो सिल्वर जो है ना वो आपके पास होता है जो कि हेक्सा आइसोटोपिक होता है। ये सारे जो एक एक वाले हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक एलिमेंट आता है, और ये एमसीक्यू के लिए ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास बेटा हम उसको कहते हैं कि जो एटम का मास है, इट इज़ सो स्मॉल, क्या हम उसको कंपैरिजन करने के लिए हम उसका कोई स्टैंडर्ड जो यूनिट है ना वो हम लोग स्केल यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि एटम के साइज़ जो है बहुत ज़्यादा छोटा है। तो इस वजह से हमने एक ऐसा एटम को सिलेक्ट कर लिया ताकि उसके मास को हम स्टैंडर्ड कह सकें, और उसके मुताबिक हम देखें कि बाकी जो एटम्स हैं वो भारी हैं या फिर हल्के हैं, जो भी हैं। तो एक स्टैंडर्ड को हमने जो है ना वो आइडेंटिफाई कर लिया, एंड दैट स्टैंडर्ड इज़ द कार्बन 12 आइसोटोप। ये हमारे पास क्या है, इट इज़ द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड फॉर व्हाट, कि जिससे आप कंपेयर करके दूसरे एटम्स का मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी को ये हमने क्यों यूज़ किया, इसकी 2-3 रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ इट इज़ हाईली स्टेबल आइसोटोप। अगर तो स्टेबल ना होता, रेडियो एक्टिव होता, तो फिर तो हमारे पास ये डिस्टिंक्ट क्रिएट होता रहता। तो हमने क्या चाहिए, इट इज़ हाईली स्टेबिलिटी इसकी चाहिए थी। इट्स मास इज़ एग्जैक्टली 12.00। इसका मास कितना है, बिल्कुल एग्जैक्ट है 12.00 AMU।
बिल्कुल जो चीज़ एग्जैक्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग ही हम कर सकते हैं ना। अब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक मास देखें तो 15.94 समथिंग जो है ना वो आता है, उसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, हाँ जी 16 कह लेते हैं। तो इसका जो है ना वो एग्जैक्टली मैस जो है ना 12.00 है, इस वजह से हमने इसको कंपेयर किया। और तीसरा पॉइंट ये, इट कैन बी हैंडल्ड ईजिली, इसको काफ़ी ईजिली जो है ना वो हैंडल किया जा सकता है, इस वजह से हमने कार्बन 12 को यूज़ किया एज एन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, जब आपने इस कार्बन 12 से दूसरों को कंपेयर किया और जो जो उनके मास आए वो आपके पास आते हैं जी रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है जिसमें हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, इट इज़ AMU, विच इज़ एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट फॉर्म इज़ AMU। और 1 AMU कितने kg के बराबर होता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 1 AMU इज इक्वल टू बेटा 1.661 इंटू 10 की पावर -27 kg। एक ये वैल्यू आती है, फिर आती है जी ग्राम में, और फिर आती है मिलीग्राम में। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम में, क्योंकि हम लोग अब अगर किलो के जो 10 की पावर 3 होता है किलो, तो वो अगर ऐड कर दें तो फिर वो 27 की बजाय 24 हो जाएगा ग्राम में। इसी तरह से इसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 1.661 इंटू 10 की पावर -21 मिलीग्राम में बन जाएगा, क्योंकि मिली जो है वो अगर 10 की पावर -3 होता है, एक मिली में 1000 ग्राम होते हैं, तो इस वजह से और 3 जो है ना वो कट हो जाएंगे। देन ये तीनों जो है ना आपके पास यूनिट्स ये यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। ठीक है, अच्छा जी, मूविंग ऑन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी बेटा मोल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी, मोल को समझने के लिए आप समझ लें कि जो एग्स जब आप लेते हैं तो हम कहते हैं कि 1 डज़न एग्स दे दें, बेकरी वाले को कहते हैं कि जी 12 अंडे दे दें, तो 1 डज़न मीन्स 12 एग्स। चाहे आप पाकिस्तान से लें, चाहे आप इंडिया में जाकर, अमेरिका, वट एवर, वेर एवर आप जाएँ, आप जाकर 1 डज़न का वर्ड बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है, दर्जन यानी 12। 1 डज़न बनानास, 1 डज़न एग्स, जितने भी वो डज़न का वर्ड है इट मीन्स 12। तो डज़न जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो मोल भी हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक ऐसा वर्ड है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि डज़न का मतलब 12 होता है, तो मोल का बेटा मतलब हमेशा होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, कि ये जो नंबर है वो किसके बराबर होगा, हमारे पास 1 मोल के। अगर मैं कहता हूँ 1 मोल एटम, तो इसका मतलब है उसमें इतने एटम्स मौजूद होंगे। अगर मैं कहता हूँ 1 मोल मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। अगर मैं कहता हूँ 1 मोल मेरे पास आयंस है या फार्मूला यूनिट्स हैं, देन इट मीन्स कि इतने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं या इतने नंबर ऑफ आयंस मेरे पास मौजूद हैं 1 मोल के अंदर। ठीक है, तो ये बात समझ आई कि मोल जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि डजन जो है हमारे पास 12 को रिप्रेजेंट करता है। सो मोल जो है वो हर एक की वैल्यू, जब भी आप कहेंगे कि एक मोल है ये, तो मोल जो है वो हमेशा 6.02 इंटू 10 की पावर 23, जो कि हमारे पास किस नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होता है, और इसके इक्विवेलेंट वो होता है। ठीक है, अब जो भी एटम हमारे पास है या मॉलिक्यूल है या फिर आयन है, उन तीनों का मोल को डिटरमिन करने का जो मेथड है, उसके मैथ्स के लिहाज से अगर हम देखें, एग्जांपल के तौर पर वी हैव 1 मोल ऑफ सोडियम, तो 23 ग्राम जो है वो आपके पास सोडियम होगा, तो देन इट मेक्स द 1 मोल। ठीक है, और
1 मोल ऑफ अगर मैं लेता हूँ वाटर, तो जो उसके एटॉमिक मास हमने लिए हुए ना सर, ये 18 ग्राम कहाँ से आया, ये 23 ग्राम कहाँ से आया, ये वो उनके एटॉमिक मैसेज हैं जो कि हमने फ्रॉम द रिलेटिव एटॉमिक मास से डिटरमिन किए हुए हैं। ठीक है, तो उसके मास जितना एक का होगा वो उसका 1 मोल कहलाएगा। अब 23 ग्राम अगर मैं कहता हूँ सोडियम है, तो इसका मतलब है उसमें 1 मोल सोडियम है, और 1 मोल में तादाद कितनी होगी, ये तो मास है ना। तो तादाद या नंबर के लिए मोल रिप्रेजेंट कर रहा है किसके, 6.02 इंटू 10⁻23। अगर मैं कहता हूँ 23 की बजाय मैं कह देता हूँ इसको 46 ग्राम है मेरे पास सोडियम, कहते हैं हाउ मैनी नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स इसमें जो है ना मौजूद है, तो मैं देखूंगा कि 23 ग्राम जो है सोडियम का वो 1 मोल बनता है, तो 23 का डबल कर दूँ, इट इज़ 46 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मोल भी क्या हो गए, डबल हो गए। और 1 मोल में होते हैं जी सर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं। तो 2 मोल में कितना हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 12.04 इंटू 10⁻23 इज़ द करेक्ट आंसर, कि जब आपके पास इतने हाइड्रोजन का सोडियम का जो मास होगा वो गिवन होगा। ठीक है, तो आपको एटॉमिक मास जो है ना कुछ के याद करने पड़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन का आपके पास 1 होता है, ऑक्सीजन का आपके पास 16 होता है, हाइड्रोजन 2 हैं तो वो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया 2 + 16, और टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास 18 हो गया। इसी तरह से 1 मोल ऑफ NaCl, तो Na23 होता है और Cl जो है वो 35.5 होता है, देन इट मेक्स 58.5 ग्राम। ठीक है, तो आपके पास मैथ्स गिवन होगा या फिर मोल दिया गया होगा, तो आप उसे मैथ्स भी निकाल सकते हैं, और मोल से आप तीसरी चीज़ उसका नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं, और लास्ट उसकी जो चौथी चीज़ है जो आप मोल से निकाल सकते हैं, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। उन चीज़ों का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं आप मोल के लिहाज से। तो आपने याद रखना है कि 1 मोल अगर किसी चीज़ का है तो उसमें गैस कितनी होती है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये सारी कैलकुलेशंस जो है ना वो आपको MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1 मोल में बेटा हमेशा होते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास 2 मोल्स हैं किसी भी चीज़ के, तो इसके अंदर कितनी गैस होगी, तो इट मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, 44.8 आपके पास आ जाएगा आंसर। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 0.5 मोल्स हैं किसी के, तो इसको क्या कर देंगे, 22 का हाफ हो जाएगा 11। ठीक है, 0.212 समथिंग जो भी आएगा आंसर। तो जितना भी आपका मोल, पहले आप मोल फाइंड करेंगे, और तो ये मोल का फॉर्मूला भी एक होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। आपको मास दिया गया है और आपको मोलर मास उसका पता है, आप दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल से फिर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम जो है वो गैस का निकाल सकते हैं इजीली। लास्ट टॉपिक बट सेकंड लास्ट है, फिर उसके बाद हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। आज एक ही चैप्टर हो पाया, चलें कोई नहीं, अभी एक हफ्ता 10 दिन जो है इसको लगेंगे हमारे। एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंपल सी चीज़ है, इसमें देख लें। एम्पिरिकल फार्मूला उसको कहते हैं, पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लें। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, जो हकीकी मायनों में हमें बताता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ऑफ ईच एलिमेंट, जो जितने मौजूद हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल के अंदर जो मौजूद हैं उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल C6H12O6, इट इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो जो फार्मूला हमें बता रहा है कि C के 6 एटम्स हैं, H के 12 हैं और O के 6 हैं, तो इट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, इट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो देता है हमें, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो एटम्स की। तो अगर मैं इनको डिवाइड करूं, जैसे कार्बन है मेरे पास 6, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है, अगर मैं इनको एक ही नंबर पे डिवाइड कर दूं 6 पर, देन इट गिव्स 1:2:1, और उसके अकॉर्डिंग मतलब C1 है, H कितने 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है,
तो ये जो फार्मूला है ये हमारे पास क्या बनेगा, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज CH2O। ठीक है, तो जो आपके पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है देन इट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला, और जो आपको उसके कंप्लीट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है देन इट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका फार्मूला भी होता है एक, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई एम्पिरिकल फार्मूला, कि एम्पिरिकल फार्मूला को आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। तो इधर जो है हमारा n क्या है, 6 था, कि हमने 6 से इसको डिवाइड किया था, तो इधर एम्पिरिकल फार्मूला को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारे पास उसका फार्मूला जो है ना वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक और MCQ आता है, विच आर द फॉलोइंग हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिनके सेम एम्पिरिकल फार्मूला हो एज वेल एज मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो। तो जैसे कि वाटर है, NaCl आ गया, ठीक है, और H2SO4 आ गया, जो कि आगे डिवाइड नहीं हो सकते, तो वही उसका सेम एम्पिरिकल फार्मूला भी होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या होगा, इनका सेम होगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। ये हमारा आज का लेक्चर था, और इंशाल्लाह कल जो है ना हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे विच विल बी द एटॉमिक स्ट्रक्चर।